नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की खबरों के विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करने वाले हैं। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को डिनर देने की घोषणा की है। क्या ये डिनर के माध्यम से कोई राजनीति साधने की कोशिश है? क्या है राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी? इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो राहुल गांधी की जो ये डिनर डिप्लोमेसी है, क्या इस बहाने पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल संसद सत्र चल रहा है जी। और विपक्ष के लिए सरकार को घेरने के लिए संसद सत्र से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। खासकर तब जबकि वोटर जो रिवीजन हो रहा है, इंटेंसिव वोटर रिवीजन हो रहा है, वो मुद्दा हो। अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाया 25%, जी। उसके बाद 25% उसने और लगा दिया जो 27 अगस्त से लागू होगा। उसके बाद भी ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि हम और लगाएंगे। तो जो भारत के उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनमें जो चिंता है, इसके साथ और भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर अभी लंबे समय संसद में चर्चा हुई। तो आज राहुल गांधी ने एक डिनर दिया विपक्षी नेताओं को। उसमें जो रणनीति है सरकार को घेरने की, उसको और धार देने की कवायद पर चर्चा हुई। जी। आपको याद होगा, इससे पहले भी जो इंडिया गठबंधन बना, लोकसभा चुनाव से पहले बना, लेकिन वो बना, मीटिंगें भी हुई, लेकिन जो उसका एक मूल मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व करने वाला एनडीए है उसको मात दे के इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना। जी। इंडिया गठबंधन उसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद में जो विपक्षी एकता की कोशिशें वो भी ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अब जब ये टैरिफ वाला, ट्रम्प का टैरिफ का, तो कांग्रेस को लगता है कि कार्ड मिला है। उसके अलावा जो वोटर निरीक्षण, हमको ये देखना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दो सबसे बड़े दल हैं जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में पहचान है। सभी राज्यों में इनका जनाधार है। जो भी विपक्षी गठबंधन में शामिल दल है, वो चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, या ममता बनर्जी का टीएमसी हो, या एम के स्टालिन की जो द्रमुक पार्टी हो, वो कांग्रेस से तभी उसके नेतृत्व में आएंगे जब उनके मुद्दों को हवा मिलेगी। आपको याद होगा पिछला जो संसद का सत्र था, उसमें गौतम अडानी के खिलाफ एक अमेरिका में रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने रिश्वत दे के और कुछ ऐसा काम किया। उस पे कांग्रेस ने जो हल्ला मचाया, वो शायद क्षेत्रीय दलों के हित में नहीं है। एक अडानी वाला, एक ऐसे राफेल वाला, दो। राफेल वाला। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रीय दल तब कांग्रेस के छतरी के नीचे आएंगे जब उनको लगेगा कि जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे उनके वोटर को हवा मिलेगी, उसको प्रभावित होगा। जैसे स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हो रहा है, ये हर राज्य की एक समस्या है। हर राज्य में विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल में इस मुद्दे को, क्योंकि 2026 में वहां चुनाव होने वाला है, या तमिलनाडु हो, या बिहार में जैसे इसी साल हो। तो इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की है। तो इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है कि विपक्ष शायद उनके साथ और कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मनस्पत राष्ट्रीय मुद्दों के, कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उनको इतना महत्व नहीं मिलता। क्षेत्रीय दलों को, उनको लगता है कि हमारा जो वोटर है उसको राष्ट्रीय राजनीति से उतना मतलब नहीं जितनी क्षेत्रीय राजनीति, जो उसके राज्य की मांग हो, उस पर अगर वो करें। तो राहुल गांधी को शायद ये चीज समझ में आई है कि हम राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्रीय दल उसमें हमारे साथ तो आ जाते हैं, लेकिन वो उस मजबूती से हमारे साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी कहानी अपने राज्य की अलग है, उनकी समस्याएं अलग है। उनका जो मतदाता है वो गौतम अडानी पर आपने हंगामा संसद में मचाया तो उनके साथ नहीं जुड़ेगा। उसको लगता है कि हमारे राज्य की समस्या क्या है। जी, बिल्कुल। तो एक और बात जो सत्ता पक्ष की तरफ से कही जाती है कि ये राहुल गांधी विपक्ष को एक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बस अपने आप को उनमें स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे कि ममता बनर्जी, केजरीवाल या बाकी जो बड़े-बड़े नेता हैं, ये मुझे अपना सबसे ऊँचा नेता मान लें। क्या वास्तव में ये ऐसी कोशिश है? नहीं, देखिए, ये कोशिश तो जो भी क्षेत्रीय दल या भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, मुझसे सहमत नहीं हूँ। जी। कोई भी गठबंधन हो, चाहे एनडीए का गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, उसमें जो लीडर होगा ना, वो सबसे बड़ी पार्टी का अगर लीडर उसका नेतृत्व करेगा तभी वो गठबंधन सफल होगा। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन गिर गई थी 96 में, तो एक बार देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने,
एक बार इंद्र कुमार गुजराल जी बने, जी 7-7 8-8 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि 20 सांसद वाले जो दल है उसका व्यक्ति तो प्रधानमंत्री था, और जो 100 सवा 100 150 सांसद वाली पार्टी कांग्रेस उसको पीछे से समर्थन दे रही। तो ऐसी सरकारें हो या ऐसे गठबंधन, उनका प्रयोग कभी सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए बनाया था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता रहे, और अब नरेंद्र मोदी नेता है। अभी आप चंद्रबाबू नायडू को अगर एनडीए का नेता बना दो जी तो उसको नीतीश क्यों मानेंगे, उसको एकनाथ शिंदे क्यों मानेंगे? जी तो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी इस डिनर के बहाने अपना नेतृत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मुद्दा अलग है, हर पार्टी को अधिकार है। लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दों की जगह अगर क्षेत्रीय मुद्दे भी उठाएंगे हम्म। अपनी उसमें, और संसद में उन मुद्दों पर सरकार को घेरना के प्रयास करेंगे, तो शायद राहुल गांधी उन जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेता के रूप में ज्यादा स्वीकार किए जाए। जैसे अभी कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी और उसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या ऐसे ही इधर बिहार से तेजस्वी यादव, इस तरह के नेताओं ने जाने से थोड़ा सा परहेज किया। क्या इसलिए कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमको इंडिया गठबंधन का लीडर होना चाहिए और वो राहुल गांधी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते? देखिए, ये तो हर नेता के दिमाग में ये होती है। जी कई बार नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के लिए चला कि बिल्कुल। नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ममता बनर्जी ये इच्छा जाहिर कर चुकी है कि चूंकि इंडी गठबंधन है या उससे पहले यूपीए गठबंधन था, वो सफल नहीं हो पाया और नरेंद्र मोदी की सरकार को वो हरा नहीं पा रहा है 3 चुनाव से, बीजेपी की जो एनडीए है वो गठबंधन जीत रहा है, तो उनका ये मानना है कि राहुल गांधी में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को मुकाबला कर सके। तो ममता बनर्जी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हम्म। कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को ये संकेत दे चुकी है कि मैं अगर इसका नेतृत्व करूं तो शायद ये गठबंधन ज्यादा सफल हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है, ये ममता बनर्जी का मानना है, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के बाहर कोई नहीं है। आज राजस्थान में जो भाजपा विरोधी जो वोट है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा, वो एमके स्टालिन के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा, वो अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सोनिया गांधी हो, कोई भी नेता जो कांग्रेस से होगा वही उस गठबंधन का अगर नेतृत्व करेगा, तो मेरा मानना है कि शायद उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। इस बार जो ये मुद्दा चल रहा है बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अब इसको लेके विपक्ष अब कितना हमलावर हो पाएगा? अगर ये डिनर मीटिंग होती है और डिनर में साथ आते हैं, तो क्या आगे के लिए कोई मंत्रणा बनाई जाएगी कि अब हमें किस तरह से अटैक करना है? देखिए, बिल्कुल संसद में जो मुद्दे मैंने बताया कि टैरिफ वाला मुद्दा हो या विशेष वोटर पुनरीक्षण जो मामला चल रहा है उसका मुद्दा हो, या अभी सबसे जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव। हाँ। जैसा कि आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है, और 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। अगर दो दो या दो से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, और जैसा कि उम्मीद है विपक्षी गठबंधन के पास वोट भले ही कम हो, लेकिन वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर नहीं देगा, वो निश्चित रूप से अपना प्रत्याशी उतारेगा। और ये जो राहुल गांधी की डिनर मीटिंग है, इसकी खबरें छन छन के 1-2 दिन में बाहर आएंगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है उसमें विपक्ष अपने इंडिया गठबंधन को एकजुट करते हुए उन दलों को भी साथ में लाने की कोशिश करेगा जो अभी एनडीए के या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बीजू जनता दल के नवीन पटनायक है, जी वो ना आज एनडीए के साथ है ना इंडिया गठबंधन के साथ है। अकाली दल पंजाब के अंदर वो भी किसी के साथ नहीं है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जो है जी वो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में है। इसी तरह बीआरएस तेलंगाना में जो भारत राष्ट्र समिति पार्टी है, हाँ। के चंद्रशेखर राव वाली, वो भी कहीं नहीं है। इस तरह छोटे छोटे अभी कई दल हैं जो ना एनडीए के साथ हैं और ना इंडी गठबंधन के साथ है। अब अगर राहुल गांधी की डिनर मीटिंग के बहाने कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाए, अपने पाले में खड़ा करे, और उपराष्ट्रपति चुनाव में बेशक जीत किसी की भी हो, लेकिन वो ये जताए कि ये जो लोग हैं इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, इन्होंने हमारे प्रत्याशी को वोट दिया, तो शायद सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। तो क्या ये राहुल गांधी के सामने एक नई चुनौती नहीं होगी कि एक तरफ तो क्षेत्रीय गठबंधन को साथ, मतलब क्षेत्रीय दलों को साथ भी लाना, और दूसरी तरफ जब राज्य के चुनाव हैं तो उन्हीं के खिलाफ भी लड़ना?
जैसे कि मान लो बिहार में या पश्चिम बंगाल में? नहीं, ये विसंगति तो कांग्रेस के साथ कई बार पहले भी आई है कि इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों के बीच सीटों का तालमेल नहीं होता। ममता बनर्जी कहती है मुझे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हूँ, और 2 चुनाव उन्होंने दिखाया भी है। 16 में भी जीती और 21 में भी जीती। तो ममता बनर्जी के मुकाबले में वहां कांग्रेस लड़ती है, कम्युनिस्ट लड़ते हैं, और विपक्षी एकता की जब बात होती है तो ममता बनर्जी उनके साथ बैठती है। तो ये जो विसंगति है कि आप भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी उसलिए कांग्रेस को साथ नहीं ले रही कि उनको लगता है कि इनको देंगे तो इनको सीट देनी पड़ेगी। तो ये जो पूरे देश के मतदाताओं में जब इसका संदेश जाता है ना कि अरविंद केजरीवाल है, वहां कांग्रेस से लड़ते हैं दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, और गठबंधन की बैठक में वो अगर डिनर में जाते हैं और डिनर करते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है, और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको हराना है तो सारे दल एक क्यों नहीं होते? आप बंगाल में भी एक हो, आप दिल्ली में भी एक हो, आप पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ते हैं, और मोदी को हराने के लिए एक हो जाते हैं। तो ये जो तकनीकी जो चीजें हैं ना, ये कांग्रेस आला कमान को, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका मूड क्या है। वो मोदी को तो हराना चाहते हैं, लेकिन मोदी को हराने के लिए क्या कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार है? ये इसमें जो भी विसंगतियां हैं उसका निराकरण कांग्रेस आला कमान को करना पड़ेगा, और सिर्फ चुनाव में हराने के लिए नहीं, पूरे 5 साल अगर वो विपक्ष की भूमिका में है तो उन छोटे दलों को भी साथ लें जिनके संसद में 1 या 2 लोग हैं, तब आपकी विपक्षी एकता को धार मिलेगी और आप सरकार को अच्छी तरह से घेर सकोगे। अच्छा, अभी कल परसों की बात है, दक्षिण भारत से ही कांग्रेस के एक नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ भी थोड़ा-सा कुछ बयान दिया, शायद रेवंत रेड्डी या उनका ऐसा कुछ नाम है। तो यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी में अंदर ही राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सारे विपक्षी दलों को एक साथ वो लाकर एक तरह से ये साबित करना चाहते हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो क्या ये दोनों चीज़ें विसंगति पैदा नहीं करती? नहीं, बिल्कुल, जैसे ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे जो आपने रेवंत रेड्डी का उदाहरण दिया, या शशि थरूर है। जी। शशि थरूर भी कांग्रेस नेतृत्व पे गाए बजाए वो अप्रत्यक्ष रूप से वार कर रहे हैं। मनीष तिवारी हैं जो पंजाब से चुन के आते हैं, सांसद हैं, उनको भी अभी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं बोलने दिया गया। तो ऐसी जो क्षेत्रीय दल है उनके दिमाग में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर शशि थरूर, मनीष तिवारी। तिवारी, इन जैसे नेताओं को अगर अपने पाले में नहीं कर पा रहे, या उनको ये नहीं समझा पा रहे, या वो लोग उनका नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरे दल उनका नेतृत्व कैसे स्वीकार करें? तो कांग्रेस के सामने निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं उसका कांग्रेस को इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 दलों को साथ लेकर, बेशक उनकी 13 दिन में सरकार गिरी, 13 महीने में भी सरकार गिरी, लेकिन उनके नेतृत्व पे न डीएमके सवाल करता था। वो एक ऐसा दौर था जब तमिलनाडु की 2 धुर विरोधी, डीएमके और एडीएमके, एक सरकार में शामिल थी और एक बाहर से समर्थन दे रही थी। जी। मतलब वहां वो इतने लड़ते हैं, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को स्वीकार करते थे, चाहे शिवसेना हो, चाहे नीतीश की जेडीयू हो, चाहे अकाली दल हो। आज अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग है, जी। और भी कई ऐसे, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली वो भी अलग है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को वो भी स्वीकार करते थे। वो ये मानते थे नेतृत्व कभी थोपा नहीं जाता। नेतृत्व जब है, आपके सहयोगी लोग आपके जो अंडर में हैं, जो आपके नीचे हैं, वो स्वीकार करें कि आप नेता हो, तब वो नेतृत्व स्वीकार होगा, और लोगों में जो धारणा बनेगी कि नहीं, राहुल गांधी वाकई में मोदी को टक्कर देने वाले नेता हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग भी इनको नेता मानते हैं, और इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं क्षेत्रीय दल, वो भी इनको नेता मानते हैं। जब नेतृत्व पे संशय हो, सवाल खड़ा हो, तो फिर वो वोटों की जब राजनीति होगी ना, उसमें उसका लाभ हानि देखने को मिलेगा। तो ये जो डिनर पार्टी है, क्या आपको लगता है इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इस तरह के जो क्षेत्रीय प्रमुख बड़े-बड़े नेता हैं, क्या वो इसमें शामिल होंगे? और अगर होते हैं, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, अगर ये नेतृत्व के देखने की बात, सवाल है ये कि उन जो क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व इसमें पर अमूमन जैसे अभी तक जो खबरें हैं उसमें सभी दल इसमें शामिल हो रहे हैं। और डिनर पार्टी एक, जब संसद का सत्र चलता है ना, तो अलग अलग राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है, वो भी अपने सहयोगी दलों को डिनर का आयोजन रखते हैं। उसमें क्या एक अनौपचारिक
चर्चा होती है। एक तो आपने सम्मेलन बुलाया सभी नेताओं की, तो गंभीर उसमें होता है। डिनर में हल्की फुल्की बातें होती हैं, उसमें वो समस्याओं को भी रखा जाता है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप क्षेत्रीय मुद्दे नहीं उठा रहे, आप राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे, आप क्षेत्रीय मुद्दा भी उठाओ। तो शायद जो राहुल गांधी ने ये डिनर की जो सोच रखी है, और इससे पहले भी सोनिया गांधी भी जब विपक्ष में थी या सत्ता पक्ष में थी, तो अपने सहयोगी दलों के लिए डिनर करती थी, और डिनर के बहाने एक जो एकजुटता दिखती है कि उसमें मैसेज जाता है कि नहीं, विपक्ष एक है या सत्तारूढ़ दल एक है, और उपराष्ट्रपति चुनाव की जो रणनीति बनेगी, क्योंकि चुनाव कोई भी हो, देखो निश्चित रूप से आज एनडीए का पलड़ा भारी है। अभी जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, लगभग 786 जो सांसद हैं, जो टोटल हैं अभी जो वोट देंगे, उसमें 394 जिसके पास मत होंगे वो जीतेगा। कागजों में अभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो गठबंधन है एनडीए, उसके पास 422 वोट है। जो मैंने जैसा कहा कि इसमें टीआरएस, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति है जैसे, या वाईएसआर कांग्रेस है, अकाली दल है, नवीन पटनायक है, ये दल अभी किसी के साथ नहीं है, ना इन्होंने घोषणा की कि हम किसको वोट देंगे। एक मिनट के लिए अगर ये लोग किसी भी पाले में नहीं है और सारे दल कांग्रेस गठबंधन के साथ चले जाते हैं, हम इसके प्रत्याशी को वोट देंगे, तो निश्चित रूप से जो उनकी नैतिक विजय होती है कि ये लोग हमारे गठबंधन में नहीं है, फिर भी भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए हमारे साथ है, तो उनका एक साहस बढ़ेगा। और अगर ये 4-5 लोग हैं, ये एनडीए के पाले में चले जाते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो ये लगेगा कि एनडीए में नहीं है, फिर भी ये नरेंद्र मोदी की वजह से या किसी भी कारण से इन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट दिया है। तो जो राहुल गांधी ने डिनर मीटिंग रखी है, वो उसका उद्देश्य में वो कहाँ तक सफल होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मीटिंग में 20 लोग अगर जुट गए सारे, तो इसका मतलब नहीं कि मीटिंग सफल हो गई। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति का जो 9 सितंबर का है, उससे ये साबित होगा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल नहीं है, उनको अपनी छतरी के नीचे लाने में सफल रहे। और अगर ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व पे जो सवाल खड़े होते हैं, उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसमें ये मैसेज जाएगा कि नहीं, राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस, न सिर्फ इंडी गठबंधन, बल्कि उन दलों को भी अपने साथ लाने में सफल रहे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। तो इसकी सफलता या विफलता ये आने वाला जो 9 सितंबर है, उस समय निर्भर होगी कि राहुल गांधी ने में नेतृत्व क्षमता कितनी है। अभी तात्कालिक बात की जाए तो जो ट्रंप वाला टैरिफ का मुद्दा है, इसको लेके एक तरफ जहां अमेरिका और भारत में तनातनी चल रही है, वहीं विपक्ष भी सत्तारूढ़ दल पर लगातार फप्तियां कस रहा है। अब ये मीटिंग के बहाने, डिनर मीटिंग के बहाने, क्या उस मुद्दे पर नए सिरे से विपक्ष हमलावर होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो जिस तरह ट्रंप ने एक, जब दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच जब समझौता नहीं हुआ, व्यापार समझौता, और 31 जुलाई लास्ट में आ गई, तब ट्रंप ने, ये माना जा रहा था कि ट्रंप शायद भारत पर 15% लगाएंगे। ट्रंप ने 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भारत मेरा मित्र है, जी। नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो व्यापार ढंग से नहीं कर रहे। व्यापार जिस तरह से, मतलब उनका कहने का मतलब कि उनकी शर्तों पे नहीं कर रहे, तो भी ये माना जा रहा था कि शायद वो 15 या 20% से नीचे रखेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने 25% लगाया, फिर 25% एक्स्ट्रा लगाया उन्होंने, तो 50% जो ये टैक्स लगाया है ट्रंप ने, ट्रंप टैरिफ, एक विपक्ष को बड़ा मुद्दा तो मिला है, क्योंकि उसमें जितना भी हमारे एक्सपोर्टर हैं जो माल भेजते हैं, अगर 50% लग जाएगा, तो क्या अमेरिका के इंपोर्टर उसको खरीदेंगे? और नहीं खरीदेंगे तो क्या इतनी जल्दी जो हमारा जो माल है, इसके लिए हम दुनिया के दूसरे बाजार तलाश पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब विपक्ष संसद में और संसद से बाहर सड़क पर सरकार से लेना चाहेगा। तो उसके, विपक्ष के लिए तो अपॉर्चुनिटी है। विपक्ष को लगता है कि नहीं, ये सरकार ने, गलत सरकार की नीतियां रही, या सरकार अमेरिका के साथ ठीक ढंग से बात नहीं कर पाई, इस वजह से ट्रंप को टैरिफ लगाना पड़ा। तो इसका भी आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा कि इसका कितना असर है, कितना इसका वाकई असर पड़ता है, या अमेरिका फिर यू टर्न ले लेता है। ट्रंप के बारे में कहा नहीं जा सकता, वो कब यू टर्न ले ले किसी को नहीं पता। हो सकता है 2 दिन बाद कह देंगे जो मैंने भारत पे टैक्स लगाया इसको खत्म करता हूँ, या 15% कर देते हैं। तो वो तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस मुद्दे को भी संसद में और संसद के बाहर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को कितना घेर सकते हैं, वोटर पुनरीक्षण वाला जो मामला है उसमें लोगों तक अपनी बात किस तरह पहुंचा सकते हैं, ये सब मुद्दे जो हैं, 1 महीना, आज
7 अगस्त है, 7 से 9 सितंबर को जब रिजल्ट आएंगे, इस दौरान ये बहुत सी टर्म के टैरिफ की भी बातें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी और उपराष्ट्रपति पद में किसके पास कितने वोट थे और किसको कितने वोट मिले, इसका जब निर्धारण होगा तब नेतृत्व क्षमता की जो हम आज बात कर रहे हैं कि क्या डिनर से सिर्फ कांग्रेस की जो नेतृत्व क्षमता है या राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता उसको विपक्ष मान लेगा, ये 9 सितंबर को जब परिणाम आएंगे उससे बहुत कुछ स्पष्ट होगा। जैसे कि राहुल गांधी ने बात कही थी कि जो ट्रंप ने कहा है इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी ने भी उसका समर्थन किया। अब इस डिनर डेट में जो आने वाले लोग हैं, क्या वो भी राहुल गांधी की उस बात से सहमत रहेंगे अगर उनके साथ आते हैं विपक्ष? नहीं, देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो डिनर डिप्लोमेसी होती है वो अलग होती है और उस जितने 10 मुद्दे हैं, जरूरी नहीं कि सब मुद्दों पे सहमति हो। और राहुल गांधी ने अगर कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, जो ट्रंप ने कहा उसको हम मान लें, क्या उसको वो दल मानते हैं? क्या भारत की इकोनॉमी डेड है? जी। अगर भारत चौथी पोजीशन पे आया है, छठी पोजीशन से पिछले 5-7 साल में, तो हमारे निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बाकी अमेरिका हो, चाइना, उनके मुकाबले हमारी ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये जो टैरिफ वाला मुद्दा है, इसने पूरी दुनिया में जो व्यापार असंतुलन है उसके लिए एक नई आशंका पैदा कर दी है। तो ये जो टैरिफ वार जो है, ये इसका अंत कहाँ होगा और क्या इससे दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही है? क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो गति है उसमें ब्रेक लगेगा? ये आज हम कोई भी अर्थशास्त्री ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इसका असली इम्पैक्ट जो है आखिरी में कहाँ पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो ये चीजें देश और दुनिया में चल रही हैं, ये व्यापार जगत के लोगों को डरा तो जरूर रही है। बिल्कुल। तो यानी कि आने वाले समय में संसद के मानसून सत्र में चर्चा और तेज होती है, तीक्ष्ण चर्चा होती है, या आगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या परिणाम होता है ये अभी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राहुल गांधी ने एक परिपक्व नेता के तौर पर विपक्षी दलों की एक मीटिंग आयोजित की है और इसको मीटिंग नहीं बल्कि डिनर पार्टी कहना ज्यादा उचित है। डिनर पर उन्होंने सबको आयोजित किया है, यानी कि एक अनौपचारिक चर्चा सभी दलों के बीच में हो सके ताकि एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका ये निभा सके। आपको ये चर्चा कैसी लगती है ये आप कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.